आज क्लास सेकेंड ईयर में हम लोग फिजिक्स में जो कल हम लोग टॉपिक पढ़े थे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, लेसन का नाम था। उस लेसन में हम लोग को पढ़ना है। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज DISTRUBATION कंटीन्यूअस चार्ज DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आवेश का सतत वितरण। आज हम शुरू करेंगे कि आवेश का सतत वितरण क्या होता है। आप जानते हैं आवेश का मतलब होता है आवेश और सतत का मतलब होता है कंटीन्यूअस, लगातार, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु में आवेश समान रूप से वितरित हो रहा हो तो हम कहेंगे कि जो आवेश का जो है सतत वितरण हो रहा है। अर्थात किसी वस्तु में अगर आवेश समान रूप से वितरित हो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे आवेश का सतत वितरण। आवेश का जो सतत वितरण होता है यह 3 तरीकों से हो सकता है। जैसे यह एक बीमी सतत वितरण हो सकता है। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से हो सकता है। पहला, एक बीमी आवेश का वितरण। नंबर 2, द्विमीय आवेश का वितरण। और तीसरा होता है त्रिविमीय आवेश का वितरण। इस तरीके से आवेश का वितरण 3 तरीके से हो सकता है। पहला जो है एक बीमी आवेश का वितरण, दूसरा द्विमीय आवेश का वितरण, और तीसरा होता है त्रिविमीय आवेश का वितरण। अब इसको हम एक एक करके हम समझेंगे कि एक बीमी आवेश का वितरण क्या होता है, द्विमीय आवेश का वितरण क्या होता है, और त्रिविमीय आवेश का वितरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बीमी आवेश का वितरण। एक बीमी आवेश के वितरण में होता है, अगर हम क्या करें कि कोई चालक तार ले लें। अगर कोई चालक तार हम ले लें, सपोज कर लीजिए कि यह कोई चालक तार है। अगर इस चालक तार को हम प्लस Q कूलाम का आवेश अगर दे दें,
किसी चालक तार को यदि हम q कूलम्ब का आवेश दे दें, यदि इस चालक तार की लंबाई l हो, तो यह आवेश प्लस q कूलम्ब का आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से इस तरीके से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। अर्थात L लंबाई के चालक तार पर अगर हम प्लस q कूलम्ब का आवेश दे दें तो यह प्लस q कूलम्ब उस चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम एक विमीय आवेश का वितरण कहेंगे, या आवेश का वितरण एक रेखा में होता हो तो उसको हम एक विमीय या एक दिशी आवेश का वितरण हम कहेंगे। तो अगर इसका एक विमीय आवेश के वितरण को रिप्रेजेंट करने के लिए आवेश का हम रेखीय घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, LINEAR, लीनियर CHARGE चार्ज डेंसिटी। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश के रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा बराबर होता है Q अपान होता है L होता है। अर्थात यदि कोई चालक तार है तो उस चालक तार की एकांक लंबाई पर, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और आवेश के रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q अपान L होता है। अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जितनी मात्रा होती है उस आवेश की मात्रा को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अर्थात आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है उसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश का वितरण किसी चालक तार में जो है एक विमी में होता है। इसको इस फार्मूले की सहायता से आवेश का हम रेखीय घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम एक विमी आवेश का वितरण कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द्विविमीय आवेश का वितरण। अगर कोई प्लेट हो इस तरीके की, द्विविमीय आवेश की वितरण के लिए यदि हम कोई प्लेट ले रहे हैं, यदि इस प्लेट की लंबाई सपोज कर लीजिए L और इसकी चौड़ाई यदि B हो, ये कोई आयताकार प्लेट है और इसका एरिया को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो एरिया बराबर ये होगा लंबाई गुणे यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस आयताकार प्लेट को सपोज कर लीजिए कि प्लस Q कूलम्ब का आवेश हम दे रहे हैं, तो इस प्लस आयताकार प्लेट को प्लस Q कूलम्ब का अगर आवेश हम दे रहे हैं तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से इस तरीके से वितरित हो जाता है। समान रूप से इस तरीके से वितरित हो जाता है। तो अगर कोई आयताकार प्लेट हो या आयताकार कोई वस्तु है, इस पे अगर हम प्लस Q कूलम्ब का आवेश दे दें तो यह इसके पृष्ठ पर अर्थात इसके क्षेत्रफल पर यह समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसको हम द्विविमीय आवेश का वितरण कहते हैं। यह आवेश समान रूप से हर जगहों पे आवेश जो होता है वो समान होता है। इसको हम द्विविमीय अर्थात इसमें लंबाई और चौड़ाई की दिशा में आवेश समान रूप से वितरित होता है, इसको हम द्विविमीय आवेश का वितरण कहते हैं। द्विविमीय आवेश के वितरण को रिप्रेजेंट करने के लिए आवेश का क्षेत्रीय, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे Q अपान इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं
आवेश का क्षेत्रीय घनत्व ये होता है सिग्मा बराबर होता है Q अपान A होता है, अर्थात इसके पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। इसको सुपरफिशियल एरिया कहते हैं, क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A होता है, अर्थात किसी आयताकार पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे त्रिविमी आवेश का घनत्व। अगर कोई वस्तु ऐसी हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि 3 डायमेंशन में कोई वस्तु है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ भी कोई गोला है, स्फीयर है, यह कोई गोला है, गोला। गोले में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। यहाँ पे देखिए इधर से बना सकते हैं, x है आपका, y है, यह z है। यह 3 डायमेंशन में कोई गोला है और इस गोले के पृष्ठ पर अगर हम प्लस Q कूलाम का आवेश दे दें तो गोले की जाहिर सी बात है, गोला है तो गोले का आयतन होगा। सपोज कर लीजिए इसका आयतन है आपका, आयतन इसका हम V मान लेते हैं। इसको हम प्लस Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं तो यह इसके पृष्ठ पर इस तरीके से समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम 3 डायमेंशन में अर्थात लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई में अगर कोई वस्तु दी गई है, हमने मान लिया कि कोई गोला है, उस गोले को अगर हम प्लस Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं तो वह प्लस Q कूलाम का आवेश इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को हम आवेश का त्रिविमी वितरण कहते हैं। और त्रिविमी वितरण के लिए इसके एकांक अर्थात इस गोले के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसके लिए सूत्र होता है आवेश का आयतन घनत्व को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा Q अपान जो होता है ये भी होता है। आवेश के आयतन घनत्व के लिए सूत्र होता है रो बराबर होता है Q अपान V होता है। इसके एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आवेश का आयतन घनत्व के लिए सूत्र रो बराबर Q अपान V से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आवेश का जो सतत वितरण होता है, जो लगातार वितरण होता है, वह रेखा में भी हो सकता है, वह क्षेत्रफल में हो सकता है और वह किसी 3 डायमेंशन में चारों तरफ अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की दिशा में आवेश समान रूप से वितरित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन 3 तरीकों से कर सकते हैं। आवेश का वितरण एक रेखा में, क्षेत्रफल में और आयतन में समान रूप से वितरित हो सकता है। इसी को हम आवेश का एक समान रूप से आवेश का वितरण कहते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। विद्युत बल के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स
वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत तरंगों में भी हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखेंगे वैद्युत बल के लिए वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का मतलब होता है अध्यारोपित होता है। आप जानते हैं कि वैद्युत बल वैद्युत आवेश से उत्पन्न होता है। अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण जो बल लगता है उसको हम वैद्युत बल कहते हैं। अर्थात कोई भी आवेश जो होता है वह वैद्युत बल उत्पन्न करता है। तो अगर हम मान लें कि बहुत सारा कोई स्थिर बिंदु आवेश हो, सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु आवेश हम ले रहे हैं Q1 है, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश हम ले रहे हैं Q2 है, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q3 ले रहे हैं, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q4 ले रहे हैं। ये बहुत सारे बिंदु आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 यन तक हम इसको मान सकते हैं। बहुत सारा बिंदु आवेश है। सपोज कर लीजिए कि यह बिंदु आवेश जो है यह F1 बल उत्पन्न कर रहा है। सपोज कर लीजिए F1 बल यह उत्पन्न कर रहा है, यह F2 बल उत्पन्न कर रहा है, यह आपका F3 बल उत्पन्न कर रहा है और यह आपका F4 बल उत्पन्न कर रहा है। अभी हमने आपको बताया कि आवेश जो होता है वह वैद्युत बल उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे हम बहुत सारे भिन्न भिन्न आवेशों को, स्थिर आवेश कोई बिंदु आवेश हम ले लिए हैं और उस बिंदु आवेश का हम नाम दे दिए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एन तक हम ले सकते हैं। बहुत सारे बिंदु आवेश ले लिए गए हैं और ये बहुत सारे बिंदु आवेश जो लिए गए हैं ये बहुत सारा जो बल लगा रहा है F1, F2, F3, F4 इस तरीके से लगा रहा है। और इस बिंदु आवेश के बीच में यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश हम Q0 या Q0 रख दिया गया है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि धन परीक्षण आवेश होता क्या है। धन परीक्षण आवेश जो होता है यह एक इकाई आवेश होता है। यह जो इकाई आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो इकाई आवेश होता है। यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, यह बहुत सारे आवेशों के परिमाण को बताता है। यह एक इकाई आवेश होता है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। यह बहुत सारे आवेशों के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हम रिप्रेजेंटेशन जो होता है यह किसी भी बहुत सारे आवेशों को परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे बिंदु आवेश को ले लिया और उसके बीच में एक कोई बिंदु आवेश जो है Q0 या Q0 ले लिया। तो इन सारे बिंदु आवेशों के कारण जो वैद्युत बल कार्य करेगा, मान लिया कि यह जो आपका Q0 है इस पे F बल रिजल्टेंट फोर्स F कार्य कर रहा है। तो यह जो है सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस F जो होगा Q0 का, यह होगा पहले वाले बिंदु आवेश F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात बहुत सारे स्थिर बिंदु आवेशों के कारण, बहुत सारे स्थिर बिंदु आवेशों के कारण जो उनके द्वारा जो बल लग रहा है, उन सभी बलों का जो बीजगणितीय योग का परिमाण होता है उसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इस Q का जो परिणामी जो बल होगा F, इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न बलों के परिणामी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।
अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र, अभी हमने आपको बताया है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह जो वैद्युत आवेश होता है, आवेश के कारण एक बल उत्पन्न होता है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, सपोज कर लीजिए आपका Q है, कोई बिंदु आवेश है, यह Q आवेश है, सपोज कर लीजिए Q आवेश, और यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु आवेश है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे यहाँ पे कोई प्लस Q कूलाम का आवेश है और यहाँ पे एक प्लस Q कूलाम का आवेश है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है और यहाँ पे भी एक बिंदु आवेश है, दोनों के चार्ज सेम है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो बिंदु आवेश है, यहाँ पे यह बिंदु आवेश और यह दोनों बिंदु आवेश हैं, और दोनों बिंदु आवेश के कारण जो है इसके चारों तरफ जो है एक बल डेवलप होगा। उस बल को हम प्रतिकर्षण बल कहेंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज जो है समान है। और जो बल होगा उस बल को हम जानते हैं कि आवेश के कारण जो होता है वो बल उत्पन्न होता है, वैद्युत बल उत्पन्न होता है, और उसी वैद्युत बल को हम वैद्युत बल कहें या वैद्युत बल रेखाएं कहें। अगर यहाँ पे चार्ज निगेटिव होगा, अगर सपोज कर लीजिए इसका चार्ज निगेटिव होगा, तो इस चार्ज के कारण जो इसके चारों तरफ जो बल होगा उत्पन्न होगा इस आवेश के कारण, वह जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पे अगर इसका चार्ज निगेटिव होगा, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, तो यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दोनों का चार्ज प्लस होगा तो यह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों का चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों का चार्ज नेगेटिव होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे। एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा, तो यह दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब आकर्षित करेंगे तो इस आवेश के कारण इस आवेश के चारों तरफ जो है एक वैद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे प्लस Q कूलाम का आवेश है, और इस आवेश के कारण यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए कोई माइनस Q कूलाम का आवेश रखा गया है, तो इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ जो है एक वैद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत बल का मतलब हो गया वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं का मतलब होता है वैद्युत बल। यह जो वैद्युत बल होगा इस आवेश के चारों तरफ जो होगा यह लंबवत दिशा में होगा। यह इस तरीके से यह वैद्युत बल उत्पन्न होगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। इस आवेश के कारण इस आवेश के चारों तरफ जो है एक वैद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। यह वैद्युत बल को हम वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। यह वैद्युत बल रेखा के रूप में उत्पन्न होगा, और यह सभी बल रेखाएं जो होंगी वह जो है एक दूसरे के, ये सभी बल रेखाएं जो है क्या होंगी, सभी लंबवत दिशाओं में होंगी, और इस बल रेखाओं के चारों तरफ जो है एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसके चारों तरफ जो होगा यह फील्ड जो होगा, इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अर्थात किसी आवेश के चारों तरफ, अर्थात किसी वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अर्थात किसी आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक सदिश राशि है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश अपने ऊपर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक सदिश राशि है।
यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि कोई भी आवेश समुदाय जो होगा वह आवेश जो है अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें डिफाइन करना। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, सपोज कर लीजिए कि ये कमरा है, यह कमरा आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखते हैं। या हम सपोज कर लेते हैं कि यह बोर्ड हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण उत्पन्न होता है। अगर कोई भी आवेश होगा तो वह आवेश जो है एक बल जनरेट करेगा, उस बल के कारण जो है वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और उसी वैद्युत बल रेखा के कारण जो है एक एरिया उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो सपोज कर लीजिए ये जो हमारा बोर्ड है यह एक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लीजिए ये बोर्ड में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई धन परीक्षण आवेश को हम Q0 को हम क्या किए हैं, रख दिए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता को सपोज कर लीजिए आपका E है। यह आपका बोर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई धन परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इस आवेश पे जो वैद्युत बल, इस आवेश पर जो फोर्स डेवलप होगा, वैद्युत बल अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वह होगा F/Q0। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र E में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को इस बिंदु पर, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश को रखे हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अर्थात E बराबर होता है F/Q0 होता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा को हम डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, को ही हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह दूसरी परिभाषा है, हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात E बराबर F/Q0 हम इस तरीके से कह सकते हैं, या इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होता है। यह एक सदिश राशि है। यहाँ से हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया। यहाँ से हम देखिए इसका मात्रक निकाल सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसकी विमा को अगर हमको निकालना हो तो डायमेंशन को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। E बराबर लिखेंगे, बल की विमा लिखेंगे m L T⁻⁻2 हो गया, यह बल की विमा हो गई। और आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा के लिए हम कैपिटल A लिखेंगे और समय के लिए कैपिटल T लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, m तो ऊपर है, m और कोई नहीं है, m को उतार देंगे, L को यहाँ पे रहने देंगे, L ऐसे रहेगा और A को ऊपर ले जाएंगे, A पे पावर आपका हो गया -1 हो गया और T को ऊपर ले जाएंगे तो T टू दी पावर कितना हो गया -3 हो गया।
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपका ये बीमा हो गई। हम इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की बीमा हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और यह एक सदिश राशि है। इस तरीके से आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम दो तरीके से, हम जिस तरीके से हम अपनी सुविधा के अनुसार हमको जैसा भी लगे हम उस तरीके से दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम इसी में शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। डिस्कस करेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अभी हमने आपको बताया है कि कोई भी आवेश होता है, जो भी आवेश होते हैं वह आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक वैद्युत बल जनरेट होता है और वैद्युत बल को ही हम वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा हम कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर सपोज कर लीजिए कि यह हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह हमारा बोर्ड जो है, बोर्ड आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किसके द्वारा होगा? आवेश के कारण जनरेट होगा। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश रख दें तो उस आवेश के कारण जो है एक बल कार्य करेगा और वह बल जो होगा वही बल रेखा को जनरेट करेगा और बल रेखाएं जो होंगी वो सभी बल रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, सपोज कर लीजिए यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से कोई काल्पनिक ऐसे पृष्ठ हम खींच दिए, इस तरीके से कोई काल्पनिक पृष्ठ, इस तरीके से कोई काल्पनिक पृष्ठ अगर हम खींच देते हैं तो इस जो काल्पनिक पृष्ठ को जो निष्कोण वक्र है, इसी वक्र को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, अगर कोई भी बिंदु, इसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हो तो इन रेखाओं को ही हम वैद्युत बल रेखा कहेंगे। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हो, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखा को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। सपोज कर लीजिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह बाहर की ओर इस तरीके से ऐसे जाएंगे। ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर की ओर इस तरीके से जाएंगे। अगर कोई निगेटिव चार्ज है, सपोज कर लीजिए निगेटिव चार्ज, तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर इस तरीके से आएंगे। तो ये देखिए वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये सब जो लंबवत होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं।
अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ अर्थात निष्कोण वक्र, अगर हम कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र खींचते हैं और उस निष्कोण वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींचे, अगर वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो हम उन रेखाओं को ही हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे एक हम पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं। पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो पॉजिटिव चार्ज से जो है दूर की ओर जा रही हैं। और जो निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो वैद्युत बल रेखा को हम समाप्त हो जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक फिगर और हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये धन आवेश है, यहाँ पे ऋण आवेश है। यहाँ से देखिए वैद्युत बल रेखा यहाँ पे ऐसे बनती है, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से वैद्युत बल रेखा इस तरीके से इधर ऐसे बना सकते हैं। धन आवेश से निकलेंगे यहाँ से, देखिए ये बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से ऐसे खींची जा सकती हैं। ये बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। यहाँ पे दो आवेश हम ले लिए हैं। इस एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। इन धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश पे क्या है, समाप्त हो जा रही हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र हो और उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई काल्पनिक अर्थात निष्कोण वक्र खींच दें और उस निष्कोण वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम खींची गई स्पर्शी रेखा या स्पर्शी रेखा को खींचे तो वह स्पर्शी रेखा अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो हम इन रेखाओं को ही हम वैद्युत बल रेखा कहेंगे। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम वैद्युत बल भी कहते हैं, वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर निकलती हैं और इसी के आधार पर हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि वैद्युत बल रेखाएं, अभी दो यहाँ पे फिगर हमने बनाया है, एक धन आवेश से और एक ऋण आवेश। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। इन फिगर को देखकर ही हम वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण को हम डिफाइन करेंगे, गुण को हम जान लेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। पहला गुण तो यह होता है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक जाती हैं, अर्थात ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। तो पहला गुण ये हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती हैं या ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई वैद्युत बल रेखाओं की। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, अभी यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि वैद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं हमने आपको दिखाया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी काल एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका रीजन है, अगर सपोज कर लीजिए कोई एक वैद्युत बल रेखा यह है और कोई एक वैद्युत बल रेखा यह है,
तो ये कटान बिंदु पर अगर हम स्पर्शी रेखा यहाँ पे खींचे तो एक स्पर्शी रेखा तो इधर हो जाएगी और एक स्पर्शी रेखा इधर हो जाएगी। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगे तो जाहिर सी बात है जब वो काटेंगे तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी। जैसा कि फिगर हमने आपको खींच कर दिखाया, एक स्पर्शी रेखा इधर और एक स्पर्शी रेखा इधर खींची गई। तो जब दो स्पर्शी रेखा खींची जाएंगी, यह कभी संभव नहीं हो सकता कि अगर एक ही वैद्युत क्षेत्र हो और एक ही वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी संभव नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इसीलिए नहीं काटती हैं, अगर वो काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है कि एक ही वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो, ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई वैद्युत बल रेखा की। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। और पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? हमने आपको बताया कि एक ही वैद्युत क्षेत्र में दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं हो सकती है। अभी चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाया, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, दो प्रॉपर्टी हो गई, वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुले और बंद दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में होती है। अभी हमने यहाँ पे जो फिगर बनाया था इस तरीके से, कुछ वैद्युत बल रेखाएं बंद थी इस तरीके से और कुछ वैद्युत बल रेखाएं जो धन आवेश और जो ऋण आवेश पे थी ऐसे खुली हुई दिखाई गई थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह खुले और बंद दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में होती हैं। इस तरीके से ये वैद्युत बल रेखाओं की तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश और ऋण आवेश के पास क्या होती हैं, बहुत पास पास होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं जो ध्रुव पॉजिटिव या निगेटिव सिरों पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं अन्य सिरों की अपेक्षा, और वहाँ पे पास पास होती हैं। इस तरीके से हम ये चार इसके इम्पोर्टेंट या चार इसके वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे आपको हमने समझाया। थैंक यू।